चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सभी का स्वागत है। हम चरक संहिता के सूत्र स्थान के 27वें अध्याय, जिसका नाम है अनपान विधिम अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। यह अनपान चतुष्क का तृतीय अध्याय है और इस अध्याय के अंतर्गत लगभग सभी आहार द्रव्यों के गुण कर्म को कहा गया है और सरलता से समझाने के लिए इन सभी आहार द्रव्यों को 12 वर्गों में बांटा गया है, जैसे कि शुक वर्ग, शमी वर्ग, मांस वर्ग, फल वर्ग, हरित वर्ग आदि। और हम कुछ वर्गों का अध्ययन कर चुके हैं और अभी हम फल वर्ग का अध्ययन कर रहे हैं और अब से पूर्व किए गए अध्ययन के रिकॉर्डेड वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उनका अवलोकन कर सकते हैं। और फल वर्ग के अंतर्गत कुछ फलों का हम ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं और शेष का आज हम अध्ययन करेंगे। पूर्व कक्षा में हमने आंवले के गुणों को जाना था और उसमें ये कहा था कि आंवला 5 रस वाला है, यानी उसमें लवण रस को छोड़कर बाकी 5 रस जो कि मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय हैं, वे सभी यहाँ उपलब्ध हैं। और यह आंवला रुक्ष है, मधुर है और कषाय अम्ल है, यानी यह रस में मधुर, कषाय और अम्ल होता है और यह विशेष रूप से कफ और पित्त का शामक है। और इसके बारे में ये विशेष तौर पर कहा कि इसमें अम्ल रस की अधिकता होने के बावजूद भी इसे अम्ल रस के अंतर्गत नहीं गिना जाता है, क्योंकि यह पित्त का शमन करने वाला है। बाकी सभी अम्ल रस पित्त को प्रकोपित करते हैं, लेकिन आंवला पित्त का शमन करता है। तो ये इस दृष्टि से यह अलग कहा गया है और यह त्रिदोष यानी वात, पित्त, कफ तीनों का ही शमन करने वाला है। तो इस प्रकार आंवले के गुण कहे। अब इसके पश्चात बहेड़े के गुण कहे जा रहे हैं। त्रिफला 3 फलों से बनता है, आंवला, हरड़, बहेड़ा। अब यहाँ पर आंवले के गुण कहे गए हैं। अब इसके पश्चात बहेड़े के गुण कहे जा रहे हैं। बहेड़ा रस, रक्त, मांस और मैदा की विकृति से होने वाले रोगों को दूर करता है। तो यहाँ 4 धातुएं कही गई, रस, रक्त, मांस और मैदा। अब इसमें होने वाले रोग, उनकी चिकित्सा के लिए बहेड़ा लाभकारी है और यह स्वर भेद और कफ का उत्क्लेद और पित्त रोग को दूर करता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात कि यहाँ स्वर भेद की चिकित्सा के लिए भी यह हितकारी है और कफ का उत्क्लेद अगर हुआ है, मतलब कफ बढ़ा हुआ है, तो उस समय भी बहेड़ा हितकारी है। तो यह बसंत ऋतु में विशेषकर जब खांसी रहती है, बलगम होती है और गले में अवरोध भी होता है, तो उस समय बहेड़े छाल का उपयोग किया जा सकता है। जिस प्रकार हम मुलट्ठी का सेवन गले के रोगों के लिए करवाते हैं, उसी प्रकार हम बहेड़े का भी सेवन इस स्थिति में करवा सकते हैं। और फिर यह पित्त को शमन करने वाला है, तो यह और भी हितकारी हो जाता है। अब इसके आगे अनार के गुण कहे जा रहे हैं और यहाँ अनार भी 2 प्रकार का कहा है। तो उनके गुणों को इस प्रकार कहा कि अम्ल, कषाय एवं मधुर रस और वात नाशक, ग्राही और अग्नि दीपक होता है। तो इसमें कहा कि 3 रस, अम्ल ये कुछ खट्टापन है, कषाय है और मधुर है। तो मधुर को बाद में कहा है, तो इसका मतलब ये कि अनार अम्लता और कषाय रस वाला अधिक है, लेकिन उसमें मधुर रस है लेकिन कम मात्रा में है। और यह वात नाशक है, यानी अनार के सेवन से वायु का शमन होता है। और यह ग्राही है, मल को बांधने वाली है। जब अतिसार या दस्त अधिक हो तो उस समय इसकी छाल का भी प्रयोग करवाया जाता है, यानी छाल को सुखाकर पाउडर बनाते हैं और फिर उसका प्रयोग अतिसार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो उस दृष्टि से इसे ग्राही कहा है। और यह अग्नि दीपक है, यानी जठराग्नि को बढ़ाने वाला है। तो अगर हम इनके गुणों को जाने तो ये पाचन संस्थान के लिए काफ़ी हितकारी है। और यह स्निग्ध, उष्ण और हृदय के लिए हितकारी और कफ तथा पित्त का विरोधी नहीं होता है। यानी पहले इसे वात शामक कहा है, लेकिन
इसको ऐसा कहा कि ये कफ और पित्त का भी विरोधी नहीं है, यानी वात शमन के साथ ये कफ और पित्त को नहीं बढ़ाएगा। तो इस दृष्टि से ये तीनों ही दोषों के लिए हितकारी कहा है और हृदय के लिए हितकारी है। तो इस प्रकार इसके गुण कहे हैं। और जो अनार रुक्ष और अमल होता है और वह पित्त और वायु को प्रकोपित करता है, तो इस तरह ये दो प्रकार के अनार कहे हैं। अब आगे और मीठे अनार के गुण कहे कि यह पित्त शामक और सभी अनारों में उत्तम होता है, यानी जो स्वाद में मीठा होगा वही अनार सभी अनारों में उत्तम कहा गया है। और अब वृक्ष अमल के गुण बताए जा रहे हैं। वृक्ष अमल को कोंकम कहा जाता है और दक्षिण भारत में कोंकम के कई वृक्ष मिलते हैं और दक्षिण भारत में ही इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। यह लाल रंग का है और अम्लता लिए हुए है, यानी ये भी खट्टा द्रव्य है। जिस प्रकार उत्तर भारत में सब्जी बनाने के लिए टमाटर का प्रयोग किया जाता है, यानी खटाई के लिए टमाटर का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में कोंकम का प्रयोग अधिक प्रचलन में है। और उसके गुण ये कहे कि यह मल को बांधने वाला है और रुक्ष है और वीर्य में उष्ण है और यह वात और कफ की विकृति में लाभकर होता है। क्योंकि यह वीर्य में उष्ण है इसलिए यह वात और कफ को शमन करने वाला है। तो इस प्रकार कोंकम के विषय में कहा। अब इसके पश्चात पकी इमली के गुण कहे जा रहे हैं। इमली भी खट्टी है और यह कोंकम के गुण वाली ही है, लेकिन इसके गुण कोंकम से कम है। तो इस प्रकार यहाँ कहा गया है। और इसके पश्चात अब अमल वेतस के गुण कहे जा रहे हैं। अमल वेतस का फल भी खट्टा फल है और यह इमली के गुण जैसा है, लेकिन इसमें विशेषता ये कहा कि यह मल निसारक है, यानी मल को निकालने वाला है। सभी द्रव्य खट्टे कहे जा रहे हैं और उनके गुण भी लगभग एक जैसे कहे जा रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ भिन्नता है। तो जो भिन्नता है वो विशेष तौर पर यहाँ पर कही जा रही है। अब आगे मातुलम यानी बिजोरा नींबू के केसर के गुण कहे जा रहे हैं। यह उदरशूल, अरुचि, विबंध, मंद अग्नि इनके लिए हितकारी का है, यानी ये पाचन संस्थान के लिए हितकारी है। यानी अगर पेट में दर्द है तो इसका उपयोग हितकारी होगा। आहार में अरुचि है तो ये रुचि उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि यह मंद अग्नि को प्रदीप्त करता है, जठराग्नि को बढ़ाने वाला है। तो इस तरह से यह पाचन संस्थान के लिए हितकारी कहा है। अब इसके पश्चात मदात्य रोग की लिए भी इसे हितकारी कहा। मदात्य मतलब जब मद्य का सेवन अधिक हो जाता है तो मद रोग होगा, उसकी चिकित्सा हेतु बिजोरे नींबू का प्रयोग किया जाता है। और हिचकी, दमा, कास ये तीनों ही कफश रोग, इनके लिए भी इसे हितकारी कहा है। और पुरीश की विकृति से होने वाले और वात कफ से होने वाले सभी रोगों में लाभकर तथा यह लघु है। तो इस प्रकार इसके गुण कहे हैं। और बिजोरा नींबू की त्वचा आदि का गुण इससे विपरीत होता है। यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग हुआ है केशर। अब बिजोरा नींबू के केशर की बात अगर हो रही है तो यह पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पर कौन सा कहा है, लेकिन जो ये गुण कहे गए हैं वो साधारणतः नींबू के ही गुण कहे जा रहे हैं। लेकिन इसमें ये कहा कि अगर इसके अलावा नींबू का जो शेष भाग है, जैसे कि उसकी अगर त्वचा का उपयोग देखें तो वो इनसे भिन्न है। तो ये कहने का भाव है। अब कचूर के गुण कहे जा रहे हैं। कचूर को सफ़ेद हल्दी भी कहते हैं, यानी ये दिखने में हल्दी जैसा है और कुछ कुछ ये अदरक जैसा भी है। और यह जिंजर बिरेसी फैमिली का ही है, यानी अदरक कुल का ही है। और इसका नाम करक्यूमा जैड्राना है और इसका प्रयोग आयुर्वेद में कई औषधियों में किया जाता है और इसका हम कंद प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी फल वर्ग के अंतर्गत कहा गया है। और विशेषता ऐसा कहा कि वह फल जो छिलके से रहित है, तो उसके गुण कहे जा रहे हैं कि यह छिलके से रहित कचूर भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाला और अग्निदीपक है, यानी ये पाचन संस्थान पर कार्य करने वाला है। और इसके साथ चय अपचय यानी मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर गुण कहने के बाद ये इसे हृदय को बल देने वाला कहा, यानी ये हृदय के लिए हितकारी है। और यह सुगंध युक्त है, वात और कफ का शमन करने वाला है। और श्वास, हिचकी यानी ये कफश रोगों के लिए विशेषतर हितकर कहा है।
और यह अर्श रोगों में भी लाभप्रद होता है। अर्श में जब मस्से उत्पन्न हो जाते हैं तो मसों को कम करने के लिए इसे वहाँ पर लगाया जाता है, यानी ये लोकल एप्लीकेशन इसकी दी जाती है, तो उसे अर्श के मसों में ये राहत देने वाला है। तो इस प्रकार कचोर के गुण कहे हैं। अब इसके पश्चात नारंगी के गुण कहे जा रहे हैं। नारंगी यानी संतरे के गुण। नारंगी नारू शब्द से बना है। ये द्राविड़ भाषा का एक शब्द है, लेकिन इसे अधिकतर अब संतरा कहा जाता है। संतरा फारसी भाषा का एक शब्द कहा है और इसके अब गुण कहे जा रहे हैं कि यह रसों में मधुर, यानी इसका रस मधुर और कुछ खट्टा होता है और यह हृदय के लिए लाभप्रद है। संतरा विशेषकर हृदय रोगियों के लिए हितकारी है और भोजन में रुचिकारक है और पचने में भारी है और वात शामक है और गुरु होता है। और हम साधारणतः ऐसा समझते हैं कि संतरा लघु है, सुपाच्य है, लेकिन यहाँ पर इसे गुरु कहा गया है और संतरा रुचिकारक तो है, तो इस प्रकार उनके गुण कहे हैं। अब इसके पश्चात ड्राई फ्रूट्स के बारे में कहा जा रहा है, जिसमें बादाम, अभिषुक, अखरोट यानी अखरोट और मुकुलक पिस्ते को कहते हैं और निकोचक ये चिलगोजा या इसे हम नेज़े भी कह देते हैं और उन्मान यानी खुरमानी, इन सभी के गुण को कहा कि ये सबों के फल पचने में भारी हैं, यानी ये देर से पचने वाले हैं और वीर्य में उष्ण हैं और स्निग्ध और रस में मधुर हैं। कुछ चिकनाई लिए हुए हैं और रस में मधुर हैं और ये बल कारक हैं, वात का शमन करने वाले हैं, मांस वर्धक हैं और शुक्र को बढ़ाने वाले यानी वृक्षे हैं और कफ एवं पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं। इससे कफ की भी वृद्धि होगी और पित्त की भी वृद्धि होगी। ये रस में मधुर होने के कारण कफ को बढ़ाएंगे और उष्ण होने के कारण ये पित्त को बढ़ाएंगे, लेकिन ये वात का शमन करेंगे। और इसके पश्चात अब प्रियाल या चिरौंजी के गुण कहे जा रहे हैं। चिरौंजी का हम खीर में अधिक प्रयोग करते हैं और यह भी एक तरह का ड्राई फ्रूट है और इसके गुणों में ये कहा कि यह बादाम आदि फलों में रहने वाली उष्णता को छोड़कर उन सभी फलों के शेष गुणों के समान होता है। यानी चिरौंजी में बाकी सभी ड्राई फ्रूट्स में जो गुण मिलते हैं वे सभी हैं, लेकिन यह उतनी उष्ण नहीं है जितनी बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स उष्ण होते हैं, तो यहाँ उनकी भिन्नता बताई है। अब इसके पश्चात आगे कुछ और फल बताए जा रहे हैं और इनमें लसोड़ा या जिसको हम श्लेष्मांतक कहते हैं उसके गुण बताए जा रहे हैं। ये भी एक साधारण सा वृक्ष है और यहाँ उत्तर भारत में ये बहुत मिलता है और इसका फल कुछ चिकनाहट लिए हुए है और ये कुछ गोंद जैसा रहता है और गोंद की तरह ये कार्य भी करता है। अगर कहीं पर चिपकाना होता है कुछ तो ये इसका प्रयोग करते हैं और बच्चे तो बहुत इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन यह भी औषधीय गुणों से भरपूर है, इसका सेवन भी किया जाता है। अब उसके गुण बताए जा रहे हैं कि यह कफ वर्धक है और रस में मधुर है। इसका फल ऐसे ही खाया जाता है और बहुत मीठा होता है, हालांकि चिपचिपा होता है, लेकिन इसका सेवन किया जाता है और ये वीर्य में शीत है और गुरु होता है। तो इस प्रकार ये लिसोड़ा या श्लेष्मांतक के गुण बताए हैं। अब इसके पश्चात शमी का फल का गुण कहा जा रहा है। शमी एक ऐसा पौधा जो वास्तु की दृष्टि से भी आजकल घरों में लगाते हैं और यह जिस प्रकार हम तुलसी का ध्यान रखते हैं यानी घरों में तुलसी उगाते हैं, उसी प्रकार शमी का पौधा भी हितकारी कहा है। अब इसके फल के गुण कहे कि यह गुरु है और वीर्य में उष्ण है और रस में मधुर है, लेकिन यह रुक्ष है और यह बालों को नष्ट करता है, तो ये इसका विशेष गुण हुआ। जहाँ पर अनचाहे बालों को हटाना है, हम हेयर रिमूवर की तरह इनका प्रयोग करते हैं, तो ये शमी के फलों की विशेषता है। अब इसके पश्चात क्रंच के फल के गुण कहे जा रहे हैं। क्रंच भी ये पूरे भारत में मिलने वाला वृक्ष है और इसके पत्तों पर कुछ चकत्ते से होते हैं। अब इसके फल के गुण कहे जा रहे हैं कि यह कब्ज कारक है और पित्त और कफ का विरोधी नहीं है
यानी ये ना तो पित्त को बढ़ाएगा ना ही ये कफ को बढ़ाएगा, अर्थात ये अनुकूल होता है, यानी यह इन दोनों के लिए ही फेवरेबल सा है, कुछ इसका प्रभाव अधिक नहीं होगा। लेकिन क्रंच का विशेषतः स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, त्वचा रोगों के लिए इसका प्रयोग हितकारी कहा जाता है। अब इसके पश्चात अमरांतक, दंतशठ यानी जंभीरी नींबू, करोंदा और एरावत यानी नारंगी, इनके फल रस में अमल और रक्त एवं पित्त को बढ़ाने वाले हैं, यानी ये अमल रस वाले हैं, तो अमल रस रक्त और पित्त को बढ़ाएगा। तो इसका अधिक सेवन किया गया तो रक्तज और पित्तज रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस तरह इनके गुण कहे हैं। और इसके पश्चात अब वार्ताक यानी बैंगन के फल के गुण कहे जा रहे हैं। हम बैंगन की सब्जी बनाने में प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर बैंगन का फल का प्रयोग किया जा रहा है, यानी ये बैंगन का कोई भेद है जिसका पका हुआ बैंगन का फल का सेवन किया जाता है। तो उसके गुण बताए कि यह वात नाशक है, दीपन है यानी ये जठराग्नि को बढ़ाने वाला है, रस में कटु और तिक्त होता है, यानी ये चरचरा और कुछ कड़वापन लिए हुए हैं। तो इस प्रकार इसके गुण कहे हैं। अब इसके पश्चात पर्पटी फल के गुण कहे जा रहे हैं। पर्पटी फल का लैटिन नेम पोगोस्टेमन पाचोली है और ये वात को बढ़ाने वाला है, लेकिन ये कफ और पित्त का नाशक है। तो ये त्रिदोष पर इसकी प्रभाव बताया कि वात का तो ये वृद्धि करेगा, लेकिन पित्त और कफ का शमन करेगा। अब इसके पश्चात जो अगला फल कहा जा रहा है उसका नाम है आचुक और इसी को ही आक्षिकी फल कहते हैं। तो इसका गुण ये बताया कि यह पित्त और कफ को नष्ट करने वाला, रस में अमल और ये वातवर्धक है। इस फल के विषय में विशेष तौर पर मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, तो आप में से किसी को भी अगर इस फल के बारे में कुछ मालूम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, तो यह सभी के लिए हितकारी होगा। अब इसके पश्चात कुछ और फलों के बारे में कहा, वो है पीपल यानी कि अश्वत्थ और उदुम्बर यानी गुल्लर और प्लक्ष पाकड़ और नैगोर्द यानी वट। इनके सभी के फल कसैले, मीठे और खट्टे होते हैं और ये तीनों प्रकार के फल रस में मधुर, विपाक में अमल और कफ पित्त शामक और वात वर्धक और गुरु होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पीपल, गुलर और पाकड़ और वट इनके फलों के गुण कहा है। अब इससे आगे भिलावा के फल के विषय में कहा जा रहा है। भिलावा बहुत उष्ण होता है और ये उष्णता के कारण ही हम इसके विषय में जानते हैं, लेकिन यहाँ पर इसके गुण क्या बताए कि भलातक की गुठली, अब इसके अंदर जो गुठली है वो अग्नि की तरह उष्ण होती है और इसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि अगर यह त्वचा के साथ संपर्क में आती है तो वहाँ पर एक छाला कर देती है, यानी संपर्क से ही यह जला देती है। तो इतनी उष्ण है, इसीलिए इसको अग्नि कहा है। लेकिन भिलावा का जो फल का छिलका और उसका गुदा है वो रस में मधुर है और वीर्य में शीत है। तो ये दोनों बिल्कुल विपरीत गुण वाले हैं, लेकिन फल एक ही है। अगर गुठली का प्रयोग किया जाएगा तो वो बहुत उष्ण है, लेकिन उसका छिलका और फल शीत कहा गया है। तो ये बिल्कुल दो विरोधी गुण एक ही फल में कहे गए हैं। और भलातक फल के गुण कहने के साथ ही अब ये फल वर्ग यहाँ समाप्त हुआ। अब हम आने वाली कक्षा में अगला वर्ग यानी हरित वर्ग का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत अदरक, तुलसी, धनिया, गाजर, प्याज, लहसुन आदि द्रव्यों का वर्णन किया गया है और वे हम इस वर्ग के अंतर्गत जानेंगे। और अब बारी है प्रश्न उत्तर की। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था कि सरसों साग यानी सरसों के साग के क्या गुण हैं। हालांकि इसे निकृष्ट या अहिततम कहा गया है, तो उसका कारण क्या है, वो यही उत्तर रहेगा। सरसों का साग तीनों ही दोषों को बढ़ाने वाला है, यानी ये त्रिदोष वृद्धिकर है। वात, पित्त, कफ तीनों को ही बढ़ाएगा और ये संग्राही है,
ये मल मूत्र को बांधने वाला है, तो ये इसके विशेष गुण हैं। और आज के लिए प्रश्न है कि जो हमने फल वर्ग का अध्ययन किया है वहाँ पर किस फल को श्रेष्ठ कहा गया है और इसका वर्णन सबसे पहले किया गया है, तो आपको फल का नाम बताना है। और आशा है कि आप यह अवश्य जानते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और ये प्रश्न उत्तर का मकसद केवल विषय में रुचि जगाना है और आपके जवाब से हमें प्रोत्साहन भी मिलता है और इसी उम्मीद से कि आप इसका उत्तर अवश्य लिखेंगे। और इसी के साथ आप सभी को सादर नमस्ते।